बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज है। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जून 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। आपसे दूसरी गपशप, आपसे दूसरी बैठक, इसमें कुछ मसाइल जो है वो पाकिस्तान के डिस्कस करेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं आज के, और इसके अलावा बुलेटिन होगा, खबरनामा होगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूं कि आप जो है वो 50% वीडियो समाप्त करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज हमारे मुद्दे क्या हैं? हमने जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना है कि ना वो ये लोग लाते और ना दानिश का बेगोरो कफन जो है वो लाशा कब्रिस्तान में पहुंचता और उसके लिए चंदा जमा ना होता। तो शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर। उसके बाद हमारा मुद्दा होगा कि हुक्मरानों को याद कराना है कि एक दौर था जब एक जनरल रानी थी, एक दौर था जब एक नूरी थी, जिसके बारे में याह्या खान ने कहा था कि इससे बेहतर है मैं GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो नूरी को लगा दूं। जहाज खरीद लिया भाई, बिल्कुल खरीद लिया। फॉर्म 47 पे हुकूमत बना लिए भाई, बना लिए। गैर मुल्की पायलट्स रख लिए भाई, ताकि उनको कोई जुबान समझ ना आए और वो बाहर न बता सकें कि जहाज में क्या हो रहा है, जहाज में कौन सी बात हो रही है। ये सारा कुछ कर लिया है, जो कुछ आपने करना है। बहरहाल इनको कुछ याद दहानियां करानी है। तीसरा जो साली PTI है, ये किसी के कभी काम नहीं आई। PTI से मुराद है PTI की क़यादत, इस पे बात करेंगे। और एक हल्का फुल्का आपको वाकया सुनाना है कि मेरी जो क्लास फेलो है हिना, वो यहाँ क्या काम कर रही है, ये क्या माजरा है, ये भी आपको सुनाना है। लेकिन उससे पहले कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पे हम बात करेंगे। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि आज सुना है अडयाला में बुशरा बीबी से उनकी फैमिली के 2 अरकान की मुलाकात हुई है और उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनका हाल हवाल पूछा है। जहां तक इमरान खान की बात है, तो जब मैं ये 5:30 बजे वीलॉग कर रहा हूं, तो उस वक्त तक जो है वो मुलाकात नहीं हुई थी। बातें हो रही थी कि एक बहन को मिलाया जा सकता है और नाम आ रहा था नौरीन नियादी का, कि नौरीन नियादी को हम जो है वो मिलवा देते हैं। यहाँ पे अलीमा खान ने बड़ी अहम बात की है। अलीमा खान ने कहा कि हमें पता चला है किसी सोर्स से कि वो इसलिए मुलाकात करा रहे हैं नौरीन खानम से कि नौरीन खानम मुलाकात करेंगी, इमरान खान का कोई पैगाम लाजमी बाहर आएगा पार्टी के लिए या कारकुनों के लिए, तो फिर उसको बहाना बनाकर इमरान खान पे मजीद जो है एक तो सख्तियां बढ़ा दी जाएंगी और 4-5 महीने के लिए उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। ये एक स्ट्रेटजी है भाई लोगों की कि उनकी मुलाकातें फिर बंद हो जाएं, जो कि पहले ही बंद हैं और अदालतें इसमें कुछ नहीं कर रही। ये कहना था अलीमा खान का। उसके बाद जो अगली खबर है, IMF ने जो है वो बड़ी सख्त शर्त आयद की है। वो शर्त ये है कि जितने भी 17वें ग्रेड तक के अफसर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स तक जो है वो रसाई दी जाए और उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो पब्लिक किए जाएं। ये जबरदस्त इकदाम हो सकता है, लेकिन मुतालबा ये है कि 17वें ग्रेड तक क्यों, 17वें ग्रेड से ऊपर की क्यों नहीं। यानी जितने भी अफसर हैं, जितने भी सरकारी अफसर हैं, चाहे वो दिफा में हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो उनकी अगर सब कुछ जायज है तो फिर दिखाने में कोई कबाहत नहीं है। उनकी जितनी तनख्वाह है, उनकी जितनी मरात है, वो सारी की सारी लोगों को पता है। तो बैंक अकाउंट्स सबके होने चाहिए, सब तक अप्रोच होनी चाहिए और पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि पाकिस्तान के दरियाओं पर 3120 मेगावाट का नेटवर्क बन चुका है मगरबी दरियाओं पे। 3120,
और अब दोबारा जो कोशिश की जा रही है, टोटल कुल मिला के 7,250 मेगावाट का प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम बनता है, पाया तकमील तक पहुंचता है, तो पाकिस्तान बिल्कुल ही जो है वो खुश्क हो जाएगा। कल बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे मुसद्दिक मलिक जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि हाथ काट देंगे जो पानी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये हाथ कब काटेंगे इसका उन्होंने शेड्यूल नहीं दिया, क्योंकि वो और बहुत सारी बातों में मसरूफ हैं। अभी उन्होंने जीबी का इलेक्शन मैनेज किया, अब वो कश्मीर का इलेक्शन मैनेज करेंगे, और वहां पे अब सुना है कि इस्तेहकाम पार्टी जो है वो उभर के सामने आ रही है, और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े लोग वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं, और वो वहां पे हुकूमत बनाएगी। एक नए तजर्बे की तरफ फौजी स्टैब्लिशमेंट जा रही है, और ये इस्तेहकाम को जो है इस दफा आगे ला रहे हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तानी द्रोहों की हालत है। पहले कहा गया था हम सांस बंद कर देंगे, फिर अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इन मामलात में क्या करती है आपको अच्छी तरह पता है। बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब देखते हैं वो कब हाथ काटते हैं, जो है ना वो मैंने सुबह भी कहा था कि खुद फितनतुल हिंदुस्तान का नाम लेते हैं और हमला अफगानिस्तान पे कर देते हैं। यानी हमला तो होना चाहिए इंडिया पे, डैम्स पे, कि डैम्स को उड़ाएं जो वो बना रहे हैं। राना सनौला खुद कह चुके हैं कि 4 से 5 डैम जो है वो बन रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि जो पानी का इशू है ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर दुनिया में जितने भी मुल्क ऊपर हैं वो नीचे वाले ममालिक का पानी बंद कर देंगे, द्रोहों को रुख मोड़ देंगे, फिर दुनिया का निजाम कैसा चलेगा। बहरहाल ये हो रहा है जी हमारे साथ। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी है। आपको पता है अंसार अब्बासी कौन है, किसके टाउट हैं। ये कहते हैं कि 28 से 35 कमेटियां कायम की गई कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की जाए, इन्हें पब्लिक सर्वेंट बनाया जाए। कल मैंने आपको एक इंडियन जज के रिमार्क्स बताए जिन्होंने पुलिस को कहा कि वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हैं, वो अवाम के नौकर हैं, उनका सियासतदानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ जो भी ब्यूरोक्रेट हैं वो बजाय, हालांकि इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये गोरों की बाकियात हैं, और ये असल हुक्मरान हैं पाकिस्तान के। और हुक्मरानों को जितने भी उल्टे सीधे रास्ते होते हैं वो ये ब्यूरोक्रेसी दिखाती है और ये सेक्रेटरी दिखाते हैं। तो अंसार अब्बासी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इसको नाकाम बना देती है। बड़ी कमेटियां बनी कि जी ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की जाए, इन्हें बंदे का पुत्र बनाया जाए, इनका प्रोटोकॉल या इनके जो शशके हैं वो कम किए जाएं। लेकिन अब वो सारे काम छोड़ के टिकटॉकों पे आ गए हैं। वो रोजाना टिकटॉक, कभी किसी डीसी की, कभी किसी एसी की, शेरबानो भी फारिग नहीं हो रही, वो भी टिकटॉकों पे लगी हुई है। दोबारा अंसार अब्बासी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी खुद इसमें रुकावट है। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जिनसी हरासगी का जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद किया है पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब और 39 करोड़। ये डोनाल्ड ट्रंप को अदा करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के वैसे भी जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। आपको एप्स्टीन फाइल याद होंगी। अब ये मामला गले में पड़ गया है कि उन्होंने जिनसी तौर पे हरासन किया, तो वो दिन ब दिन जो है वो कमजोर हो रहे हैं। मॉरल अथॉरिटी वो पहले ही खो चुके हैं। ईरान के खिलाफ जंग में जो कुछ उन्होंने किया, जो उन्होंने ट्वीट्स दागे, जो उन्होंने पैंतरे बदले, तो वो जो है वो सारा कुछ आपके सामने है। अब हम बात करेंगे पीटीआई पे कि ये जो पीटीआई है साली, ये कभी किसी के काम नहीं आई। यानी ये सिर्फ अपने काम आती है और किसी के काम नहीं आती। पीटीआई किसी के काम ना आई। इमरान खान ने अपनी मिसाल तो दुनिया भर के लिए पेश कर दी और तारीख में अपना नाम लिख दिया, मगर उसकी पार्टी के लोग सवाए चंद बहादुरों के एक फटा हुआ ढोल साबित हुए। सब कागजी शेर और फौजी जनता ने अक्सर को धौंस, धांधली और पैसे से काबू कर लिया। ये लोग अचानक बगैर किसी जिद्दोजहद के
कुछ नारे लगाकर आए और बगैर कुछ किए बिक गए। यानी ये यकदम आए, बैरिस्टर गौर, शेरू, इन्होंने नारे लगाए और ओहदे मिल गए, और फिर उसी तरह जिस तरह आए थे उसी तरह बिक गए। ये साबित हो गया खान और अवाम एक हैं और एक रहेंगे। बाकी सारा कचरा ना खान के काम का है, ना ही फौजी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मिट्टी के मादू हैं, यानी ओहदे लेने को तैयार, एहतजाज करने से फरार। इनका यही काम है कि इनको ओहदे दें बस। अगर इनको एहतजाज कहें, इमरान खान के लिए जिद्दोजहद का कहें, तो ये फरार हो जाते हैं। जो लोग खान के नाम को इस्तेमाल करके ओहदों पर आ गए, वो फौज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनको खान की पार्टी के 1% लोगों की हमायत भी हासिल नहीं। जितनी भी पार्टी क़यादत बाहर है, उनको कितने लोगों की हिमायत हासिल है? आपके ख्याल में शरफजल मरवत को कितने लोगों की हिमायत हासिल है? मिसाल यूसुफजई को कितने लोगों की हिमायत हासिल है? गंडापुर को कितने लोगों की हिमायत हासिल है? ये भूल है इनकी। वो खौफ और डर से इस निजाम का हिस्सा बन गए, बल्कि एक इजाफी बोझ बन गए, और इस निजाम के साथ ही सियासी कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे। जब ये हाइब्रिड निजाम दफन होगा, तो ये पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं, ये जो मौजूदा एमएनएज हैं, ये जो मौजूदा एमपीएज हैं, ये भी उसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे। खान को एक नई पार्टी खड़ी करनी है जो तैयार है, मगर ऐसी 2 नंबर नहीं होगी। एक नई पार्टी खड़ी होगी और ये सारे लोग वो साइड पे हो जाएंगे, और खान एक नई पार्टी खड़ी करेंगे जिसका होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। बाज लोगों को हदायत मिल चुकी हैं, और उनमें ये कोई भी नहीं होगा जो अभी आपको नजर आ रहे हैं। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि इटली पाकिस्तान को 6.3 अरब रुपए देगा ज़राअत के लिए। हम तो जॉर्जिया मेलोनी को बड़ा समझदार जो है वो समझते थे, बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन वो भी उनको पता है ये 6.3 अरब डॉलर्स कहां जाएंगे, किसके अकाउंटों में जाएंगे, ज़राअत पे कितना लगेगा, ज़राअत के साथ पहले क्या कुछ हुआ। ये एक ज़री मुल्क है, हमने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था, यहाँ बेहतरीन नहरी निज़ाम है, ये भी हमने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था। बहरहाल जो है वो इटली इतने पैसे देगा कि पाकिस्तान अपनी ज़राअत को बेहतर कर सके। अब अपनी एक क्लास फेलो का आपको किस्सा सुनाना है। अगर आपने गौर से सुना तो आप इसको इंजॉय करेंगे। एक अंधा आदमी एक 5 स्टार होटल में गया। होटल मैनेजर ने उससे पूछा, ये हमारा मेन्यू है, आप क्या लेंगे सर? अंधा आदमी, मैं अंधा हूं, आप मुझे अपने किचन से चमचे को खाने के अशिया से डुबोकर ला दें, मैं इसे सूंघ कर ऑर्डर दूंगा। जो कुछ किचन में है उसमें चमचा डुबोएं, मेरे पास ले आए, मैं सूंघूंगा क्या क्या पका है, फिर ऑर्डर दूंगा जी। मैनेजर को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि कोई आदमी सूंघकर कैसे बता सकता है कि हमने आज क्या बनाया है, क्या पकाया है। मैनेजर ने जितनी बार भी अपने अलग अलग खाने की अशिया में चमचा डुबोकर अंधे आदमी को सूंघाया, अंधे ने सही बताया कि वो क्या है, और अंधे ने सूंघ कर ही खाने का ऑर्डर दिया। हफ्ता भर यही चलता रहा। अंधा सूंघ कर ऑर्डर देता और खाना खाकर चला जाता। एक दिन मैनेजर ने अंधे आदमी का इम्तिहान लेने का फैसला किया। मैनेजर किचन में गया और अपनी बीवी हिना से बोला कि तुम चमचे को अपने होंठों से गीला कर दो। हिना ने चाय के चमचे को अपने होंठों पर रगड़कर मैनेजर को दे दिया। मैनेजर वो चाय का चमचा
अंधे आदमी को ले जाकर दिया मैनेजर ने और बोला, बताओ आज हमने क्या बनाया है। अंधे आदमी ने चमचा सूंघा और बोला, ओ माय गॉड, मेरी क्लास फेलो हिना यहां क्या क्या काम करती है। और सुना है कि ये जो आप सुनकर जो है वो मैनेजर वो अस्पताल में दाखिल है क्योंकि वो बेहोश हो गया था। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है, पाकिस्तान जो ऑडिटर जनरल है उनकी जो इंकशाफात हैं उनका सिलसिला जारी है। उन्होंने नया इंकशाफ किया है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है वो 245 अरब का नुकसान कर चुकी है। ये है तजर्बाकार टीम और ये है इनकी पॉलिसियां। कितना नुकसान? 245 अरब का, और वो मुसलसल जो है वो नुकसान कर रही है। आगे ऑडिटर जनरल कहते हैं कि पीटीए, जिसके माशाल्लाह इनके भी जनरल साहब इंचार्ज हैं, इसकी आमदनी थी वो 62% से कम होकर 35%, यानी 62 अरब से कम होकर 35 अरब जो है वो हो गई है। बार बार नेट का बंद होना, स्लो होना, फायरवॉल, नए नए तजर्बे, आपको पता है। तो ये आमदनी जो है वो 62 अरब से 35 अरब हो गई है। और इसके इंचार्ज भी आपको बताया है कि एक जनरल साहब हैं और बड़ी खूबसूरत दाढ़ी रखी हुई है, आयतों का हवाला देते हैं, हदीसों का हवाला देते हैं। तो बहरहाल उन्होंने भी बट्ठा बिठा दिया है। अगली खबर है जंग की। खबर यह है कि 2025 और 2026 में गुर्बत और बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ये आप जो है वो पाकिस्तान के किसी भी बंदे से पूछ लें, आम बंदे से पूछ लें कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी हुई है या पाकिस्तान में कितनी महंगाई हुई है। खाली आपने पेट्रोल को देखा कि पेट्रोल 450 तक गया। अब जंग से पहले की जो कीमतें थी उससे भी बैनुल अक़वामी मंडी में कम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो उसी तरह चल रही हैं और उन्हीं के मुताबिक जो है वो लेवीज और टैक्सेस जो है वो लिए जा रहे हैं। जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ना, वो मरियम औरंगजेब का जो एक मुतकब्बिराना जो बयान है कि हाँ भाई लिया जहाज, जो करना है कर लें, कीड़े मकोड़े, यानी इन्होंने बहुत कुछ लिया, खाली जहाज नहीं लिया। जहाज तो वैसे चूंकि 11 अरब का आ गया ना, इन्होंने हुकूमत ले ली, नहीं ली हुकूमत 47 पे, सारे हारे हैं, पूरा टब्बर हारा है। तो बहरहाल इस पे जो है वो हम बात करेंगे कि एक थी जो है ना वो जनरल रानी, एक थी नूरी जिसको सीजीएस लगा रहा था याया खान, और एक था कौन वो आगे बताता हूं। हां, खरीदा है जहाज, जो तुम कर सकते हो कर लो, इसका मतलब यह था। स्पीकर को जवाब दिया है कि हाँ जी खरीदा है जहाज, बिल्कुल खरीदा है। दुनिया की हर बड़ी सल्तनत के जवाल में एक चीज जरूर मिलती है, इक्तदार का गुरूर। चाहे वो फिरौन हो, रूमी शहनशाह जूलियस सीजर हो, फ्रांस का बादशाह हो या रूस के जार हो, सब ने एक ना एक मरले पर खुद को अवाम से बड़ा समझ लिया था। उन्होंने कानून को अपनी मर्जी के ताबे कर लिया, इंसाफ को कमजोर किया और इख्तलाफ को जुर्म बना दिया। लेकिन ताकत का नशा हमेशा नहीं रहता, तारीख यही बताती है। तारीख के सबसे ताकतवर हुक्मरान ये समझ लेते थे कि इक्तदार हमेशा उनके पास रहेगा। उन्हें यकीन हो जाता था कि अवाम कुछ नहीं कर सकती, मगर तारीख ने बार बार साबित किया कि जब हुक्मरान गुरूर में अंधे हो जाएं, अवाम को हकीर समझने लगे और जुल्म को अपनी ताकत समझ बैठें, तो उनके जवाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। महल्लों में जश्न, कीमती लिबास, शाहाना दावतें और दूसरी तरफ भूख से तड़पते हुए करोड़ों लोग
حکمران سمجھتے ہیں کہ عوام ہمیشہ خاموش رہیں گے، لیکن تاریخ میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب خاموش قومیں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ 1789 کا فرانسیسی انقلاب اسی خاموشی کے ٹوٹنے کی آواز تھا۔ ہائبرڈ حکمرانوں کے شاہی محل حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں، تنقید کو بغاوت اور اختلاف کو دشمنی بنا دیا ہے۔ حکمرانوں کے محلات، محافظ، خزانے اور درباری انہیں کچھ عرصے تو بچا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں۔ جو عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، تکبر کو اپنی طاقت اور خوف کو اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، ان کا انجام اکثر تاریخ کی کتابوں میں عبرت کی مثال بن کر رہ جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب نے سوال کیا کہ جہاز کیوں خریدا؟ تو جواب ہے، خریدا ہے بھائی، خریدا ہے، یہ جواب تھا۔ اور پھر یہ تیسری تصویر والا مغرور مکھڑا دکھایا اپنا، جس پہ بہت خرچہ ہو چکا ہے، کیونکہ شکل مکمل طور پہ چینج ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس خاتون کا آج کل بڑا نام آ رہا ہے، لیکن یہ خاتون جس کی فرنٹ مین ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ خاتون کتنی طاقتور ہے۔ اس خاتون کی ماں تو دائی تھی ہولی فیملی کی، پھر انہوں نے ترقی کی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بہرحال یہ مکھڑا دکھایا، یہ اسمبلی میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑی اس فارم 47 کی نشست پر بیٹھی چوری کے ووٹ سے منتخب وزیر کا 25 کروڑ عوام کو جواب ہے، جو خصوصی سیٹ پہ ہے۔ یعنی یہ تو فارم 47 ہے نا، یہ فارم 47 والی بھی نہیں ہے، یہ خادمہ ہے، ملازمہ ہے، دائی ہے، یہ 25 کروڑ کو کہہ رہی ہے۔ علاج بھی خیر یہی ہے جی۔ گویا 12 ارب کا جہاز اس قوم کی ہڈیوں سے پیسہ نکال کر خریدا ہے تو خریدا ہے، پٹ لو جو پٹنا ہے، یہ والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یاد رہے مریم اورنگزیب، یہاں کبھی جنرل رانی کا بھی راج تھا۔ جنرل رانی کا اب صرف کتابوں میں ہی قصہ ہے۔ یہاں پہ یحییٰ خان کو بھی آج کوئی نہیں جانتا، یہاں نور جہان المعروف نوری کو بھی کوئی نہیں جانتا، ہاں گانوں کی وجہ سے ضرور جانتا ہے۔ یہاں ایوب خان، مشرف، راحیل شریف، کیانی باجوہ بھی دھندلا چکے، اور نام اس موجودہ طاقتور کا بھی نہیں، یعنی رینا نام اس موجودہ طاقتور کا بھی نہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ کوئی اور جرنیل پٹاؤ گے؟ جرنیلوں کے سر پر پھر حکومت لوگے؟ تو ذرا جواب دو، جس دن کوئی مشرف سلوٹ مار کر ملک بدر کرے گا تشریف پر لاتے مار کے، جس دن کوئی باجوہ حکومت گرا کر جیل میں ڈالے گا، اس دن کس کے پاس جاؤ گے؟ سوال تو یہ ہے۔ ابھی سب کچھ کر لو، سب کچھ۔ وقت کا مزہ یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، گزرتا رہتا ہے۔ یعنی عمران خان کو اگست میں 3 سال ہو جائیں گے جیل میں، وقت گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ جنرل عاصم منیر بھی گزر جائے گا۔ پھر کوئی نیا بب بناؤ گے، نئے لندن پلان کرو گے یا عوام کے پاس جاؤ گے؟ جنرل ضیاء کی جولی میں بیٹھے تھے نا، اب اسے عامر کہتے ہیں، اس کی قبر پہ کبھی کوئی نہیں گیا۔ اسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا تھا کہ میں آپ کا مشن پورا کروں گا۔ کدھر گیا وہ مشن؟ کدھر گیا ضیاء؟ اس کے بیٹے لگڑوں کی طرف پھر رہے ہیں، کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ یہی حال ہوگا عاصم منیر کا۔ عاصم منیر کو یہ بھی، عاصم منیر کے تو کوئی بچے شچے بھی سیاست میں نہیں ہیں، شاید بعد میں آ جائیں، تو پھر کوئی نئے تسمے، نئے بوٹوں کا آرڈر دو گے، نئے تسموں کا آرڈر دو گے۔ یہاں پہ صحافی کہتے تھے کہ جو جنرل باجوہ ہے وہ انڈیا کے گانے بھی نہیں سنتا، وہ تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، یہ سارا کچھ کہتے تھے صحافی۔ اب ان سے پوچھیں کہ باجوہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔
यही जनरल साहब के साथ भी होगा, होता आया है। अभी आपके सामने सारी मिसालें रखी हैं। एक वो सऊदीया का बैंड मास्टर है राहिल शरीफ, जाने की बात है जाने दो। वो क्यानी जिसके भाइयों ने और जरदारी ने मिलकर खूब माल बनाया 6 साल में, जिसके ऑस्ट्रेलिया के जजीरों के चर्चे, अब मुझे नहीं पता मुबैना तौर पे ऑस्ट्रेलिया के जजीरे, क्योंकि उसके भाई तो 100% जो है ना, उनके मुझे नाम भी आते हैं जिन्होंने माल बनाया जरदारी के साथ मिलके, ये जमीनों में और सड़कों में और ठेकों में जितना माल उसके भाइयों ने बनाया 6 साल में, वो मीसना वो क्या नहीं। तो अब किधर है? अब जनाब का फिर के वो भी करके ख्वार हुआ फिरता है। तो जनरल साहब आसमान से उतरे हैं, 8 साल कर लें, 10 साल कर लें, 15 साल कर लें, 20 साल कर लें। तो ये तो जनरल साहब को सोचना है कि कौम किन अल्फाज में याद कर रही है और फिर करेगी। बहरहाल जी, उस दिन किसके पास जाओगे? इस कौम के पास? किस मुंह से? इस गुरूर भरे मुंह से कि हां खरीदा है जहाज, कर लो जो करना है। जब इस कौम के पास आए, यानी वो अज़मा बुखारी खुद कह रही है कि यहां हमारा कल्चर है गाली देना, क्योंकि हर कोई गालियां दे रहा है। दुकान पे चले जाएं, कारोबारी मरकज में चले जाएं, मजदूर के पास चले जाएं, हर कोई गाली दे रहा है, हर कोई गाली दे रहा है। और इनके लाने वालों को इनसे ज्यादा गालियां दे रहा है। उनको भी पता है, उनको भी पता है हमें कितनी गालियां पड़ रही हैं, कितना जो है ना वो फर्क पैदा हो गया है, उनको भी पता है। लेकिन दिहाड़ियां लगी हुई हैं, हर कोई दिहाड़ियां लगा रहा है। सिवाय पाकिस्तान के सारे काम हो रहे हैं। बलोचिस्तान को देखें, बलोचिस्तान से तो इस तरह लगता है कि ये सरेंडर कर गए हैं कि जो हो रहा है ठीक है, हो रहा है, होने दें जो भी हो रहा है। किसी को अपने काम का पता ही नहीं है कि उसने काम क्या करना है, उसका काम क्या है, वो किस बात की तनख्वाह ले रहा है। बहरहाल जी, यहां कोई नहीं रहेगा। एक दफा जनरल रानी थी, आप हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, आप मेजर जनरल खादिम हुसैन राजे की किताब पढ़ें कि कोर कमांडरों के फैसले तब्दील हो जाते थे जनरल रानी से मुलाकात के बाद, और जर्नैल और फौजी अफसर डायरेक्ट राब्ते करते थे ट्रांसफरों के लिए, तरक्कियों के लिए, वहां से होते थे। वो इंचार्ज थी, फौज की इंचार्ज थी। और ये खाली ये नहीं थी, 500 औरतों का जिक्र है हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में। 500 औरतों का जिक्र है याया के साथ मुख्तलिफ वक्तों में। क्या कौमी तराना, क्या इंटरनेशनल तराना, क्या नूरी, क्या KM हुसैन, क्या जनरल रानी, फिर आगे जनरल रानी की नस्ल शुरू हो गई, उसकी बच्चियां, वो 500 औरतें हैं, वो भी थी। अब किसी को किसी की कब्र का पत्ता या उनकी औलादें सामने आए कि हाँ जी हमारी माएँ थी, हमारी बहनें थी, आपको या कि बताए टीवी पे, याया की औलाद आ जाए, मुशर्रफ की औलाद आ जाए, पता ही नहीं है किसी को। तो ये दाई की बेटी, इसने क्या करना है, इसका क्या अंजाम होगा। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब और 30 करोड़ 5 लाख डॉलर्स की कमी हुई है। ये अदायगियां की हैं, जो इन्होंने माल फंडा, जो खाया, फिर ये इकट्ठा किया कर्जे लेकर, टैक्स लगा के, अब ये इन्होंने सूद की अदायगियां की हैं और कर्जे की अदायगियां की हैं। तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कम हुए हैं। उसके बाद बिजली की कीमत, मैंने आपको बताया कि जो हुकूमत की जो है ना आमदनी है वो है बिजली, उसके बाद है गैस, उसके बाद है पेट्रोल, उसके बाद है डीजल। ये टोटल जो है वो हुकूमत की आमदनी है। जो दूसरे मुमालिक होते हैं ना, उनकी आमदनी के 100 जराए होते हैं, हेड्स। यानी हमारा जितना GDP है ना, लोग इतना सेहत से कमा लेता है, सेहत से। यानी इतनी ज्यादा लोगों की सेहत होती है कि वो सेहत से इतना ज्यादा कमा लेते हैं जितना जो है वो हम बरामदात या इन चीजों से नहीं कमा पाते। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि जो है ना वो यहां पे यही है, कमाने के जो तरीके हैं, वो बिजली है, वो गैस है, और वो जो है वो पेट्रोल है। बहरहाल जी, ये फिर बिजली में
फी यूनिट इजाफा करने का प्रोग्राम बन गया है। उसके बाद जो गर्मी की लहर है यूरोप में, उसने तबाही मचा रखी है और कहा जा रहा है कि जो पेरिस के सर्द खाने हैं, उन सर्द खानों में लाशें रखने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो गई है और वो जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है। आखिरी खबर ले लें बुलेटिन की आखिरी खबर यह है कि गजा पे एक बार फिर ड्रोन हमला हुआ और उसमें जो है वो 4 अफराद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीलॉग किया था ग्रेटर इजराइल का कि ग्रेटर इजराइल में गजा शामिल है, लबनान का इलाका शामिल है, शाम का इलाका शामिल है, ये सारे इलाके शामिल करके एक ग्रेटर इजराइल का जो है वो प्रोग्राम है। अब जो हमारा मेन मुद्दा और आखिरी स्टोरी है वो है कि हमने जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना है। पूरे मुल्क का दिल दहल गया जब दानिश नाम के एक नौजवान जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, उसका वालिद जो है वो कफन खरीद नहीं पाता और कब्र के पैसे नहीं दे पाता। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, इनके दिल पत्थर के हो गए हैं या कुरान के मुताबिक इनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं। वो कह रहा था कि ये जो है ना मशहूर होने के लिए भी लोग करते हैं। उस बूढ़े को आप देखें, उसका हुलिया देखें, उसके कपड़े देखें, वो मशहूरी के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। बहरहाल हमने जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना है और शुक्रिया हमने इसलिए अदा करना है कि जो वजीर दाखिला है वो फौज का है, जो वजीर खजाना है वो फौज का है। इलेक्शन फौज ने चुराए, यानी जर्नैलों ने। तनख्वाहों में इजाफे फौज ले, मुल्क फौज के सेक्टर कमांडर चलाएं, लेकिन कफन के पैसे न होने की जिम्मेदारी वो खटपुतली हुकूमत है। ये क्यों है? चारों कुछ तो आप कर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? किसका वजीर खजाना, किसका वजीर दाखिला, पॉलिसियां कौन बना रहा है? SIFC किसने बनाई? 8 फरवरी 2024 को किसने इलेक्शन चोरी किया? इनको कौन लाया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? किसका शुक्रिया अदा करना है? 1 साल में मिशत बेहतर हो जाएगी, किसने कहा था? SIFC बनने के पास $100 अरब आ जाएंगे, किसने कहा था? रिटायरमेंट होने के बाद एक्सटेंशन किसने ली, क्यों ली? जी, कूफी सिर्फ खामोश थे, हमारे वाले बदबख्त उल्टा गलत समत में इशारे भी करते हैं। कूफी खामोश रहे थे ना, और तो कुछ नहीं किया था। यहां वाले इशारे भी गलत करते हैं कि जी हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत किस तरह जिम्मेदार है? हुकूमत के पास है क्या? ये अर्दली के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने आगे रखे हुए हैं, सारा वही कर रहे हैं। जी, उस शख्स के पास जवान औलाद के लिए कफन नहीं था, कोई बात नहीं। इस मुल्क की फौज की 822 अरब रुपए सालाना की पेंशन तो थी। ये 822 अरब रुपए पेंशन है सालाना, लेकिन ये कौमी खजाने से जाती है, दिफाई बजट से नहीं जाती। अगर कफन नहीं था तो 822 अरब की पेंशन थी। फौजी अफसरान के लिए तनख्वाहों में 100% इजाफा था, बिल्कुल। उसके अलावा जी हर जर्नैल के लिए 5 अरब रुपए का रिटायरमेंट पैकेज था। कफन नहीं था ना, ये तो सब कुछ था। 5 अरब का पैकेज रिटायरमेंट पे। फौजी अफसरान के लिए DHA थे, अस्करी सोसाइटियां थी, पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, पूरे मुल्क में छाई हुई हैं, जहां मर्जी चले जाएं। कफन नहीं था ना, लिया जा वो पटना पट गिनो। जी, सरसब्ज गोल्फ क्लब्स तो थे ना, टूरिस्ट स्पॉट्स पर कब्जे तो थे ना, फायरवॉल पर लगाने के लिए 40 अरब रुपए तो थे ना। कफन नहीं था, ये कब्र के लिए पैसे नहीं थे, और क्या नहीं था? यही हाल कर दिया। पाकिस्तान को देखा जाता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद है, पाकिस्तान कराची है, पाकिस्तान पिंडी है। इनको पाकिस्तान का पता किधर है कि पाकिस्तान है क्या? 13 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए, इनको पता है? वो तो कह रहे हैं हां जहाज खरीदा है। ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो एलियन है। इनके स्विमिंग पूल में मिनरल वाटर है, ये तो हमारे जैसे हैं ही नहीं।
इनकी दुनिया ही और है। ये मगरिब के बाद इनकी दुनिया और होती है। ये पाकिस्तान से किधर वाकिफ है? बखर किधर है, मियां वाली किधर है, डीजी खान किधर है, भावलपुर किधर है? ये इन्होंने थानेदारों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, एसीओ डीसीओ के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। जो 25-25, 30-30 कनाल के घर में रहते हैं, इनको पाकिस्तान का पता किधर है? वो पीपल्स पार्टी का एक बेशरम कह रहा है कि वो मशहूरी के लिए ये कर रहा था, जवान बेटे का जनाजा वो मशहूरी के लिए कर रहा था। बहरहाल उसके पास कफन नहीं था, तो उस बाबा को बताया ये सारी चीजें तो है ना, आप शुक्रिया अदा करें जनरल आसिम मुनीर साहब का, फ्लैक्स बनवाएं, अपने घर के बाहर लगवाएं। इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है, इन्होंने अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है। अगर आपके बेटे के पास कफन नहीं था तो ये कोई मैटर नहीं करता। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।